अलंकृत, गुड मॉर्निंग मैम। बाकी बच्चों गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज डिस्कशन करनी है हमें। हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 0 में बताओ। एक है बच्चों, सी पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन में एक आंसर गलत था, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, पता नहीं कैसे। सेकंड का सेकंड पार्ट पता नहीं, थर्ड पार्ट था तो पता नहीं 84 आता है 85 कुछ आ रहा है आंसर उसका। थर्ड पार्ट, हाँ। तो वो ठीक कर लेना, ठीक है। आगे अच्छा, डी पार्ट। Second question, D part, at which power consumed in the circuit is half the power at resonance. Write an expression for omega. तो ओमेगा वो हो गया ना डी पार्ट में, प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा, राइट। एंड डेल्टा ओमेगा हमने निकाला था लास्ट टाइम, एल बाय आर।
ये मतलब डी पार्ट में और कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी ना? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा सेकंड क्वेश्चन का? ये 500 बाय पाई है ना? 500 बाय पाई नैनो फैरेड। हाँ, कौन से पार्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा? पार्ट डी। ये इससे नहीं आता ओमेगा नॉट प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा से? क्या आ रहा है बताओ, हो सकता है गलत हो। पीछे डेल्टा ओमेगा दिया हुआ है। कोई अनम्यूट करके बोलो यार सही आंसर, कंफ्यूज करी जा रहे हो सब। बोलो, इतना क्यों घबरा रहे हो? डी पार्ट है ना, उसका मेरा 92 पाई आ रहा है। एक बारी पूछ लो भी कि मेरा गलत ना हो। डेल्टा ओमेगा 92 का ही है। कोई नहीं बोल रहा। डेल्टा ओमेगा सीधे वो करके निकाल लेना, मतलब वो हमारा जो ठीक बैंडविड्थ वाला फॉर्मूला है। है, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन ही है। डेल्टा ओमेगा एल बाय आर से ही निकलना है। 0.125 बाय 23 पाई, यही है डेल्टा ओमेगा। ठीक है, निकाल लेना जो भी आता है।
जो डेल्टा ओमेगा होता है वो एल बाय आर होता है कि आर बाय एल? जो भी होता है मुझे नहीं ख्याल। देख लो जो हमने कल ओके। ड्राइव किया था। और जो ये 2 डेल्टा ओमेगा होता है जो आपने मतलब एक्सप्रेशन लिखा ना, बैंडविड्थ ठीक है, होती है हाँ आर हाँ बाय एल। ठीक है, करेक्ट। वो जो भी होता है लिख लो। थर्ड क्वेश्चन। ये इसमें मिक्स हुआ हुआ है थोड़ा। अगर इसको हम यहाँ करते हैं, फिर डी ऑप्शन में क्या आएगा? बोलो भाई, कोई कुछ करके नहीं आया क्या काम वगैरह? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन का तो बन रहा है वो, जो आपने वो लाल कलर से किया है। डी हम्म। ऑप्शन का भी साइन किया है। एफ भी आएगा साथ में। हम्म। डी का आंसर क्या दिया ये बताओ, उससे बना देते हैं। पी। तो आर एल सी है। पी है या पी क्यू है? तो ये इसको मैक्सिमम बना लो। यहाँ ये लिख दो। राइट। अब हो जाएगा बस। क्वेश्चन तो आसानी है, कुछ नहीं करना है ना, बस यही देखना है कि किसको चेंज किया। ये जो आर ऑप्शन है इससे हम क्या कर रहे हैं, सी बढ़ा रहे हैं। एस ऑप्शन में हम जो कर रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, एल बढ़ा रहे हैं। आगे।
सिक्स क्वेश्चन में एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है? हाँ फ्रीक्वेंसी हो, एफ इज फ्रीक्वेंसी। सेवेंथ क्वेश्चन, हाँ शोभित। फिर जब हम किसी इंडक्टर में कुछ इंसर्ट करते हैं तो जब उसका एल बढ़ता है तो हम इसलिए नहीं बोलते कि बल्ब की ग्लो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि L1 I1 इक्वल टू L2 I2 लगाएं। वो तो डीसी में होता है ना। एसी में भी तो उसकी फ्लक्स एसी में तो कंटिन्यूअसली चेंज करता जा रहा है ना, एसी में तो बिहेवियर ही अलग है उसका। यस। सिक्स में f is equals to 0 मतलब ये इंडिकेट करे कि मैं डीसी सोर्स मानूं। ना आप तो बस f इक्वल टू 0 से आपको ये पता चल गया ना कि आपका ओमेगा xc और 0 xl की वैल्यूज आ गई। हाँ यस सर, ओमेगा के अंदर पुट कर दो बस ये उनको। सर वैसे करके तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं सोचूं जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, जब हम पढ़ रहे थे हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर, तब हमने लिखा था f is equals to 0 डीसी सर्किट। हम्म। अगर मैं वैसे सोचूं तो वो उससे कर नहीं पाओगे रैंप क्योंकि लॉस ये सर, डीसी में भी हमने तीनों कंपोनेंट्स नहीं पढ़े हुए ना। ऐसे नहीं पढ़ा था एक बार जो टाइम ऑसिलेशंस होती थी, जो हम्म। ट्रांसफर होता था, रेजिस्टर थोड़ा करके निकाली जाता था। मतलब अगर आप उसको डीसी में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये भी दिया होना चाहिए ना कि डीसी में स्टेडी स्टेट है या इनिशियल यस स्टेट है। सर, स्टेडी स्टेट पे आई जीरो कह पाऊंगा, बीच में तो कभी भी नहीं कह पाऊंगा ना। हाँ। मतलब ये सेवेंथ सिर्फ क्वेश्चन। ओमेगा इंडिकेट कर रहा है। Yes, sir. हाँ और सर एक बार फिफ्थ में बता दें। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आप सीरीज में एलसीआर लगे हुए हैं। अमीटर की रीडिंग क्या होएगी, करंट वाली, टोटल करंट वाली। Yes, sir. वोल्ट मीटर की क्या होएगी, एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज वाली। तो मतलब आई इंटू एक्सएल माइनस एक्सी। बाकी ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं है। मैं तो वैसे तो किरचॉफ उन्होंने बहुत ही लगाने आसान लग कर गया दिया, था। एक्सएल किरचॉफ एक्सी दोनों दिए हुए हैं, इक्वल हैं, तो सीधा ही पता चल गया कि रेजोनेंस है किरचॉफ से तो नहीं हो सकता ना ये? ना। सेवेंथ क्वेश्चन में बच्चों क्या करना था, आपको ओमेगा नॉट दिया हुआ है तो अब ओमेगा की वैल्यूज चेंज किया और उसके हिसाब से हमें बताना है। तो देखो ओमेगा नॉट पे ऐसा होता है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो आप इस एक्सप्रेशन से ही देखो ना, अगर आप ओमेगा कम करोगे ओमेगा नॉट से तो क्या होगा, एक्सी बड़ा हो जाएगा, एक्सएल छोटा हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है। तो जैसे ए के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हमें पता चल गया कि कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है। तो कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, करंट लीड्स वोल्टेज, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। ऐसे ही बाकी पार्ट्स के लिए निकाल लोगे। एक्सी एक्सएल का फॉर्मूला तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड है, वो रेजोनेंस के लिए थोड़ी वैलिड है सिर्फ। तो हमने तो क्या किया है, सिर्फ एक्सी और एक्सएल की वैल्यूज को कंपेयर किया है। हमें ये पता है कि ओमेगा नॉट पे इक्वल होती हैं, तो उससे कम पे क्या होगा, एक्सी बड़ा हो जाएगा, अगर आप ओमेगा को कम करोगे एक्सएल बड़ा हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो एक बार, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे दी, हाफ पावर पॉइंट्स दे दिए, क्वालिटी फैक्टर पूछा है। तो क्यू फैक्टर क्या होता है, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। तो
600 बाय 100, तो ये 6 आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। ये मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है। आर दे दिया, वोल्टेज दे दी, आपको कहा है कि ऑन टेकिंग आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 30 डिग्री। On taking out the inductor from the circuit, the current leads the voltage by 30 degree. The power dissipated in the LCR circuit is. तो इस क्वेश्चन को तो बच्चों आप ओरली भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एग्जैक्टली सेम इफेक्ट लेके आ रहे हैं, राइट। एक 30 से बढ़ा रहा है, एक 30 से कम कर रहा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रेजोनेंस वाली कंडीशन हो गई। तो सीधा सीधा आप I²R लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब एक्सएल एक्सी का कोई रोल नहीं रहेगा, राइट। बट वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं, तो आपको उस केस में भी आना चाहिए। तो दो तरीके होते हैं करने के। जब आपको कह दिया कि आपने कैपेसिटर हटा दिया सर्किट से, तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, तो आपका tan phi बन गया tan 30 इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स ही तो हटाई दिया अपॉन आर। तो इससे आपके पास एक्सएल की वैल्यू आ गई। बाद में करंट लीड्स वोल्टेज हो गया, तो वो माइनस tan 30 हो जाएगा, तो वो माइनस एक्स ई बाय आर हो गया, तो उससे आपके पास एक्स ई निकल आएगा। ठीक है, और इसी चीज को आप फेजर ड्रॉ करके भी कर सकते हो। ऑलराइट, चलो एक्सरसाइज 1। ये कहां से करनी थी डिस्कस बच्चों? सी पार्ट से। बोलो। बोलो भाई, सी पार्ट में कोई डाउट? बी में बोलो अगर कोई डाउट है। बी पार्ट बच्चों, बी में कोई डाउट है? फिफ्थ में क्या आंसर पीक वाला दिया हुआ है? या ठीक दिया हुआ है? मतलब 200 बाय एक्स ही दिया होना चाहिए पीछे। सही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, बी में और कोई डाउट तो नहीं है?
बच्चों सी में बताओ थर्ड पार्ट में आंसर क्या आएगा? ए आना चाहिए या डी आना चाहिए? मतलब पीछे गलत दिया हुआ है? आप डी कह रहे हो, पीछे डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। पीछे डी दिया हुआ है। एक्चुअली बच्चों इस क्वेश्चन में ना मतलब क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो कौन सी वोल्टेज है, V1 V2 V3। अगर तो चलो, अगर मैं कहूं ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो फिर आंसर क्या आएगा? इफ आई से कि दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, फिर क्या आएगा? फिर ए आएगा। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये जो गिवन है ये पीक या फिर आरएमएस वैल्यूज हैं, फिर डी आएगा। राइट? जो ये वाला रिलेशन होता है बच्चों, याद करो, दिस इज ओनली फॉर पीक और आरएमएस वैल्यूज। जब हम वेक्टर बनाते हैं और उसका रिजल्टेंट लेते हैं, दिस इज नॉट फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस। याद करो हमने कैसे लिखा था जब हमने एसी सर्किट, ये एलसीआर लिखा था, हमने पहले रिजल्ट ये लिखा था कि Vs इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। राइट? जब हम ये वाला रिजल्ट लिख रहे हैं, ये कौन सी वोल्टेजेस के लिए लिख रहे हैं? इंस्टेंटेनियस। राइट? तो ये किरचॉफ से आया और किरचॉफ तो वैलिड ही होता है। राइट? और जो हमने दूसरा रिजल्ट निकाला था, आप इसीलिए बच्चों मैंने, आप देखो ध्यान से, मैंने स्पेसिफिकली आपको तब V नॉट लिखवा दिया था। ये वाला जो रिजल्ट है ये पीक के लिए या आरएमएस के लिए, क्योंकि आरएमएस तो वही √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये मैं आज अलग से लिखवा भी दूंगा आपको। आगे सर यस, सर जो ये वाला रिजल्ट था ऊपर वाला, ये फेजर्स के लिए नहीं था? कौन सा? ये जो Vs इक्वल VR प्लस VL प्लस VC। ये तो हम सिंपली वोल्टेजेस का सम कर रहे हैं। फेजर से तो नीचे वाला रिजल्ट आया था अपने पास। नहीं, जो हमने Vs ऊपर वेक्टर वाला साइन बना के लिखा था तो वो उसके लिए नहीं नहीं था? ना, जो ये Vs आया था वेक्टर था इससे ऊपर। हमने वेक्टर वाला बनाया था। पहले तो सिर्फ यही था ना। ये तो सिंपल किरचॉफ से आ रहा है। आप सोचो कि भाई जो वोल्टेजेस हैं,
तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेजेस का सम होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। जो फेजर वाला था वो कौन सा था? फेजर वाला तो पीक वोल्टेजेस वाला था ना। जो नीचे लिखा है? हाँ। ओके सर। फेजर में हमने कौन से वाले, आप सोचो फेजर में कौन से वेक्टर्स बनाए थे? पीक वोल्टेज वाले बनाए थे ना, उनका रिजल्टेंट लिया था ना। थर्टी फर्स्ट में क्या है? LR सीरीज AC सर्किट। इसका आंसर गलत था। इसका Q आएगा ना A के करस्पॉन्डिंग। P नहीं आएगा, ठीक है, ये ठीक कर लो। नाइनटीन्थ में बच्चों अगर लिख दिया नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस तो फिर तो पावर जीरो ही हो जाएगी। चोक कॉइल इंडक्टर होता है, ठीक है बच्चों, ये और भी कई जगह लिखा हुआ है। चोक कॉइल इज नथिंग बट इंडक्टर। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन देखो। लैंप ऑपरेट करना है 160 वोल्ट RMS पे। लैंप की इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 5 व्हेन रनिंग एट 10। हाँ बच्चों पूछो जो भी है। शोभित क्या कह रहे हो? सर जो हमने कल क्यू फैक्टर वाला ग्राफ बनाया था उसमें जो ओमेगा 2 था वो नहीं नहीं, इससे ठीक है, अभी वो करते हैं। अभी इससे कुछ लिंक है क्या इस क्वेश्चन से अपना? नो सर। तो फिर अभी करते हैं बात। इसमें आई थिंक ये मेंशन होना चाहिए ना कि वैसे हम 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये बच्चों मानना पड़ेगा कि आप इसको 220 पे ऑपरेट कर रहे हो लैंप को, जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन।
उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। और लैंप के अक्रॉस हम 160 वोल्ट चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ये दिया हुआ है कि लैंप हैज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms व्हेन रनिंग ऑफ 10 एम्पियर। एट 10 एम्पियर होगा। Calculate the inductance of choke coil if the same arc is operated on 160 volt DC। तो क्या चाहिए? दो अलग अलग केसेस हैं सर। यस सर ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह रहे हैं ये लैंप और उसकी मिला के है ना 10 एम्पीयर करंट पे? ना ना ना, ये तो सिर्फ लैंप की है। इसका उससे तो कोई लिंक नहीं है। तो इसमें ये हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्यों लगाई है? ये इंडक्टेंस है, चोक कॉइल। ओके। इसमें ये 10 एम्पियर देने की क्या जरूरत हुई? 10 एम्पियर आरएमएस। इसका क्या काम हुआ? लैंप की रेजिस्टेंस 5 हम ले लें तो ये 10 एम्पियर की क्या जरूरत है? सर ये 220 वाली हमने अपनी तरफ से नहीं मानी। हाँ मैंने बोला तो था अभी कि वो मानना पड़ेगा। तो ये मतलब ये क्या पता इसकी जगह ये 10 एम्पियर और ये 160 वोल्ट यूज नहीं हो रहा हो। ना, ये माननी पड़ेगी। 220 तो माननी पड़ेगी हमें। आइडली तो इसमें ये होना चाहिए बस कि अगर इसकी रेजिस्टेंस हम 5 ओम मानते हैं तो अपना ये बन गया 220 ओवर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब ये करंट बन गया इनटू 5। दिस शुड बी इक्वल टू 160। तो इससे ओमेगा निकल आएगा। ऐसे नहीं आता? इसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है उससे पहले हम इंडक्टेंस निकालेंगे ना चोक कॉइल की। इंडक्टेंस तो इससे निकल ही आई। यहाँ पे एक्सएल ही तो अननोन है। जो मतलब उससे पहले मतलब जो सेकंड कंडीशन है कि इफ द सेम आर्क लैंप इज ऑपरेटेड, उससे पहले उसने पूछा हो ना कैलकुलेट द इंडक्टेंस, सिर्फ ऊपर वाले
इससे हाँ तो वही निकली ना इससे, ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इससे निकल आएगी ना एक्सेल। उसके अंदर 220 का काम ही नहीं है, मतलब 220 को लिया आपने उसके अंदर 160 वोल्ट आरएमएस है। 160 तो उसके अक्रॉस है ना। सर यस सर जो मेरा इंडक्टेंस वाला आंसर आ रहा है, पता है कैसे आ रहा है कि जो 10 है ना, इसको ऐसे इक्वल कर रहा है, 10 इज इक्वल टू 160 अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है, उससे मेरा आंसर आ रहा है ये एल वाला जो पीछे दिया हुआ है। सर ये 160 ये लैंप के अक्रॉस है, ये तो मतलब जरूरी तो नहीं है। नहीं, लिखा तो यही हुआ है कि ऑपरेट एट आर एन आर्क लैंप एट 160 वोल्ट आरएमएस एंड 50 हर्ट्ज। तो ये मतलब टोटल भी तो हो सकता है ये, मतलब तो इसके अंदर ऐसे मतलब नहीं है कि मतलब जो लैंप है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो पूरे को 160 पे कर रहे हैं हम, मतलब लैंप के साथ उसका रेजिस्टेंस भी पूरी लैंप को। ये लिखा तो ये है ना कि ऑपरेट एन आर्क लैंप एट 160 वोल्ट। हाँ तो मतलब आर्क लैंप के अंदर कंबाइंड रेजिस्टेंस भी तो है अंदर, मतलब उस पूरे को 160 वोल्ट पे करेंगे। मतलब मैंने तो ये माना कि लैंप के अक्रॉस 160 वोल्ट है, आप ये कह रहे हो कि ऐसा होने की जगह कि जो टोटल वोल्टेज है वो 160 है। जैसे हाँ हमारा जी। स्टैंडर्ड केस होता है कि वो 220 की जगह बस 160 होना चाहिए। तो थोड़ा और क्लियर होना चाहिए था, लैंग्वेज से इतना पता नहीं चल रहा। तो अगर हम ये माने कि दिस इज 160, यहाँ पे कोई चोक कॉइल भी लगाई हुई है, और ये भी क्लियर नहीं हो रहा ना उससे, मतलब कि जो ऊपर दिया हुआ है उससे ये रिलेट नहीं हो रहा कि हाँ कि 10 ही फ्लो कर रहा है। तो ये भी माना होगा ना कि आपने कि करंट भी हम 10 ही अज्यूम करें। बिल्कुल लिखा ही हुआ है कि 10 एम्पियर आरएमएस है। वो तो ये लिखा है कि इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच व्हेन रनिंग एट दिस मच। उससे ये तो नहीं क्लियर हो रहा है कि इसी में ही है। चलो बच्चों, एनीवेज वो लैंग्वेज और क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो आंसर दिया हुआ है वो इस हिसाब से है कि आप टोटल 160 मानो और आप ये मानो कि 10 करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेजिस्टेंस 5 हो गई, इसको एक्सएल। तो फिर आपका रिलेशन ये बन गया कि 10 इज इक्वल टू 160 ओवर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इज इट? ऐसे आ रहा है आंसर? बोलो भाई। यस ऐसे तो थोड़ा सा लैंग्वेज और क्लियर होनी चाहिए, इससे पता नहीं चल रहा। ठीक है। तो डीसी वाले केस में तो सिंपली क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 160 ओवर 5 प्लस एडिशनल रेजिस्टेंस। ये जो सर डीसी वाला केस है इसमें चोक कॉइल नहीं है। ना, उन्होंने कहा है कि बस रेजिस्टेंस बताओ क्या लगाएं। बच्चों चलो, अब बाई चांस से क्वेश्चन उठा ही तो बताओ, क्या डीसी में चोक कॉइल लगाते हैं हम? क्या डीसी सर्किट में इंडक्टर लगा के हमें फायदा होगा? इंडक्टर तो स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा, तो वो तो कोई वोल्टेज चेंज ही नहीं करेगा ना बल्ब के अक्रॉस। तो डीसी में तो हमें रेजिस्टर ही लगाना पड़ेगा, और यही क्वेश्चन का मीनिंग है, राइट? कि भाई एसी था तो आपने वहां पे चोक कॉइल लगा ली, उस कारण से आपने एनर्जी सेव कर ली। डीसी में तो रेजिस्टर ही लगाना पड़ेगा, तो उसके अक्रॉस तो लॉस होगा ही होगा। ठीक है, आगे बच्चों डी पार्ट।
सिक्स्थ में दिया हुआ है आपको सारा कुछ, रेजिस्टेंस दिया है, ओमेगा दिया है, रेजोनेंस पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दे दी तो उससे करंट निकल आया आपके पास, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस दे दी उससे एक्सएल निकल आएगा। अब एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो उससे सी निकल आएगा। सेवेंथ में तो बस फ्रीक्वेंसी का हुआ है आपको, ओमेगा पुट कर दो 1/√LC, उसको कंपेयर करना है। ट्वेल्थ क्वेश्चन वही जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, ओमेगा नॉट वाला, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। सर उस केस में मतलब रेजिस्टेंस भी तो है ही है, तो इसका आंसर मतलब वो क्यों नहीं आ रहा, ए बी क्यों नहीं आ रहा? मतलब आप कह रहे हो कि इन्होंने सिर्फ कैपेसिटिव दिया हुआ है, ये कह रहे हो? हाँ जी, इन्होंने सिर्फ एक दिया हुआ है। हाँ दोनों आने चाहिए, रेजिस्टिव तो है ही है, राइट? तो दोनों ही आएंगे, मतलब बी आ जाएगा आंसर। आगे बचो। सिक्सटींथ में भी बच्चों वही सेम बात है, डी आएगा, है ना? बच्चों एक ध्यान रखना, मतलब अगर सिंगल चॉइस में आता है ये क्वेश्चन और बाई चांस ऐसी ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैपेसिटिव ही मार्क करोगे, ठीक है? हाँ मतलब 16th में जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 16th का सिंगल, अगर तो 16th मल्टीपल ऑप्शन वाला है तो आप AC मार्क करोगे, राइट? अगर सिंगल ऑप्शन वाला है तो C मार्क करोगे सिर्फ। 16 का सिंगल का बी दिया हुआ है। 16th का B दिया हुआ है क्या? हाँ जी, C दिया हुआ है। आगे बचो। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, तो बेसिकली बच्चों शार्पनेस जो थी, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो क्या आ गया था फाइनली? ओमेगा नॉट L/R आ गया था, क्यू फैक्टर क्या R/L था, क्या था? ओमेगा नॉट एल बाय, यही है ना? तो बस आपको कहा है कि जैसे इंप्रूव द शार्पनेस बाय रिड्यूसिंग इट्स फुल विड्थ बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है? तो अगर आप विड्थ को 2 से रिड्यूस कर दोगे तो Q जो है वो 2 से बढ़ जाएगा। Q था क्या, याद करो? ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा था ना? तो अगर आप विड्थ को हाफ कर दोगे तो Q फैक्टर डबल हो जाएगा। तो अब आप इस Q फैक्टर को डबल कैसे कर सकते हो? मतलब बच्चों आइडियली यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप L को डबल कर दो या आप R को हाफ कर दो, ठीक है? बट जनरली रेजिस्टेंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, रेजिस्टेंस तो जो वायर की है वो है, आप उसको चेंज नहीं कर पाते, ठीक है?
तो हम एल चेंज करते हैं। पीछे हो सकता है दूसरा गिवन हो, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। पीछे क्या दिया है, सिर्फ एल दिया है या आर वाला दिया है? पीछे सिर्फ आर वाला दिया है, रिड्यूस बाय हाफ। नहीं, ऑब्वियसली बोथ आर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ क्यों दिया है आर वाला, सही दिया है। आर ही आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, बताओ क्यों? क्योंकि एल चेंज करेंगे फिर तो ओमेगा नॉट भी चेंज कर जाएगा ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी, तो हम उसको नहीं छेड़ना चाह रहे, तो इसलिए आर चेंज कर दिया। ठीक, वो बात बच्चों अलग है जो मैंने आपको बताया कि आर एज सच हम चेंज कर नहीं पाते अनटिल एंड अनलेस हमने खुद ही कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई हो। ओके, अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, जैसे एक एग्जांपल है, मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है कि वोल्टेज इज, आपको ये बताना है कि सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। मतलब आर एल और सी में से बच्चों कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? तो इस केस में बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? या तो एलसीआर तीनों होंगे, या फिर सिर्फ एलआर होंगे, राइट? यस, एलसीआर होगा तो यहाँ पे एल को डोमिनेट करना पड़ेगा। करेक्ट? ओके, तो इससे रिलेटेड बच्चों एक दो पॉइंट्स और हैं जो लिख लेते हैं हम।
तो ये लिख लो बच्चों, मतलब अच्छा एक बच्चों इस ये लिखने से पहले एक ये ध्यान रखना, ये गलती हो सकती है। हमने जिस तरीके से पढ़ा है बच्चों, हम जब लिखते हैं tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, राइट, हमने वहां पे क्या माना था कि करंट जो है वो पीछे है, वोल्टेज आगे है, राइट। तो प्लीज याद रखना कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, तो यहाँ पे आपने phi जो है उसको लेना है एज फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, ठीक है। मतलब अदरवाइज क्या होगा, साइन की गड़बड़ हो जाएगी आपकी। आपको ख्याल भी होगा जो भी मैंने एंड में क्वेश्चन कराया था, जिसमें भी मैंने लिखा था tan 30 tan माइनस 30, राइट। तो ये ध्यान रखना है, और इसी के बेसिस से बच्चों हम ये केसेस लिख सकते हैं। मतलब वैसे तो ऑब्वियस है, बट चलो फिर भी लिख लो। सर हाँ जी। सर ये जो आपने सेकंड केस लिखा है फाई इक्वल टू पाई बाय 2 पे प्योरली इंडक्टिव, हम्म। सर इसमें ये नहीं हो सकता कि मतलब कैपेसिटेंस हो लेकिन रेजिस्टेंस ना हो और इंडक्टेंस डोमिनेट कर रही हो? फाई इक्वल टू पाई बाय 2 में आप कह रहे हो कि वो दोनों हो और रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस ना हो। हम्म, हो सकता है, यस। इसमें भी फिर ऑल्टरनेट लिख लो, है ना, ऐसे ही नीचे वाले में भी बन जाएगा। ऐसा भी हो सर सकता है कि हाँ, सॉरी सॉरी सर, आप बोलो। मतलब यही कि एल सी बोथ विद एल डोमिनेंट। हाँ जशन क्या कह रहे थे? अगर जैसे सिंगल कनेक्ट में आ जाता है तो उस हिसाब से तो प्योर इंडक्टिव भी हम मार्क करेंगे ना, ज्यादा एक्यूरेट। हाँ यस। वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था आरएमएस ग्राफ से, वो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा बच्चों, सॉल्यूशन आपको आज, ठीक है इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन के अलावा कोई मेथड है करने का? ना। मतलब तरीका यही है कि आप ग्राफ से पहले इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन से फिर इंटीग्रेशन करोगे, और कोई वो तरीका नहीं। एरिया वगैरह से नहीं हो सकता सर? ना, आरएमएस एरिया से नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें स्क्वायर आ गया। लिख लिया बच्चों पॉइंट्स? और दूसरा बच्चों वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज सीधा ऐड होती हैं, पीक वैल्यूज या आरएमएस वैल्यूज का हम रिजल्टेंट लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा था। एक तो बच्चों आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 टाइम्स आई मैक्स, दिस करेस्पॉन्ड्स टू हाफ पावर, राइट। तो आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में हाफ पावर के करेस्पॉन्डिंग पूछ लेते हैं, राइट। तो अगर ये पता होगा तो हमें सीधा पता है कि ये इसी केस की बात कर रहे हैं, ω1 ω2 वाली, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमने दो रिजल्ट्स लिखे थे, एक था बैंडविड्थ और एक था क्यू फैक्टर या फिर शार्पनेस। जो कि था ω0/2 डेल्टा ओमेगा, तो ये बन गया ω0L/R। तो मुझे एक बार समझते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है। मैं बच्चों दो ग्राफ्स बनाता हूं जिसमें एक में क्यू फैक्टर कम है, एक में क्यू फैक्टर ज्यादा है। तो जितना बच्चों क्यू फैक्टर कम होगा उतना आपका ग्राफ जो है वो ऐसे ब्रॉड होगा। जितना क्यू फैक्टर ज्यादा, शार्पनेस ज्यादा, उतना आपका ग्राफ ऐसा शार्प होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपने सीधा ग्राफ से बताना है कि भाई क्यू कम होगा या क्यू ज्यादा होगा। तो जितना तीखा ग्राफ बनेगा, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, शार्पनेस, जितना तीखा ग्राफ होगा उतना क्यू फैक्टर ज्यादा है। अब बच्चों इसका प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ता है, देखो। देखो जितना हमारा ग्राफ ज्यादा शार्प है, मतलब उतना जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो छोटी हो जाएगी, राइट, जिसपे हमें अच्छा करंट मिलेगा। क्या बात समझ आती है? तो इससे बच्चों क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम इस तरह बोलते हैं कि जो राइट साइड वाला केस है, दिस इज मोर सिलेक्टिव, ये वाला जो केस है दिस इज लेस सिलेक्टिव। तो लेस सिलेक्टिव किसके रिस्पेक्ट में? फ्रीक्वेंसीज के रिस्पेक्ट में। तो अगर किसी सर्किट में लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बनता है तो वो सर्किट एक ब्रॉडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर किसी सर्किट में राइट साइड जैसा ग्राफ बनता है तो इट इज वेरी सिलेक्टिव
विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज। तो वो बहुत ही एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब बच्चों इससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। इसको हम जो कल वाला जो हमारा रेडियो वाला एग्जांपल था उससे समझ सकते हैं। ठीक है, जो हम अपने रेडियो के सर्किट को दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर तो मैं अपने रेडियो के सर्किट को बना देता हूं बहुत ही सिलेक्टिव। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो बिल्कुल जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बिल्कुल ही क्लोज रेंज में काम करेगा। ठीक है, उसके आसपास वो काम नहीं करेगा, उसके आसपास वो आवाज नहीं देगा आपको। ठीक है, अगर आप बनाते हो लेफ्ट साइड जैसा ग्राफ लेस सिलेक्टिव, तो वो हमारी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के आसपास वाले रीजन में भी आपको आवाज देगा, बट हाँ वो आवाज उतनी क्लियर नहीं होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों एक ट्रेड ऑफ है। अगर तो आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी चाहिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा फ्रीक्वेंसीज वाइज। ठीक है, मतलब फिर आपको फ्रीक्वेंसी फिक्स करने में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो आप, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई फ्रीक्वेंसी में थोड़ी बहुत वेरिएशन भी होगी अगर, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, बट हाँ क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? क्वालिटी में फर्क कैसे आया इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड? जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना अच्छा सुनाई देगा आपको, उतना क्लियरली सुनाई देगा। बेसिकली क्या होता है, जितना बच्चों फ्रीक्वेंसीज की मिक्सिंग होती है उतना क्लैरिटी कम होती जाती है। तो लेफ्ट साइड वाले केस में आप देख सकते हो कि एक बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी ओमेगा 1 से ओमेगा 2, तो आपको उतना क्लियर सुनाई नहीं देगा। राइट साइड में बहुत ही लिमिटेड सी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, मतलब कम है ओमेगा 1 से ओमेगा 2 वाली रेंज, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ टाटा स्काई। टाटा स्काई जो बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है डिजिटल सेट टॉप बॉक्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये टाटा स्काई क्यों आया पिक्चर में। आपको ख्याल है कि जो पहले केबल टीवी होता था, अब भी चलता है थोड़ा बहुत, वो जो केबल टीवी था उसकी वायर आप सीधा टीवी के साथ कनेक्ट कर लेते थे डायरेक्टली, बीच में कोई बॉक्स इन्वॉल्व नहीं था, राइट? तो आपको ये भी ख्याल होगा कि वो जो नॉर्मल केबल टीवी होता है उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि, मतलब अब ये थोड़ी मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, कि जब हम कहते हैं कि भाई चैनल उतना क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा वेग सा आता है, धुंधला सा आता है, देखा कभी किसी ने? राइट, तो बेसिकली जब हम चैनल सेट करते हैं, ठीक है, वो चैनल सेट करने का मतलब क्या होता है, आप फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो। ठीक है, टीवी के पास तो पीछे वाली वायर से सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई, वायर ने टीवी को सारी फ्रीक्वेंसीज दे दी। अब जब आपने टीवी को कहा कि मान लो 105 नंबर चैनल लगाना है, तो उसका क्या मतलब है कि 105 नंबर चैनल के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, आप टीवी को ये कह रहे हो
कि सिर्फ वो एक्सेप्ट कर, उसके आसपास वाली और कोई फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट नहीं करनी। ठीक है, तो अब भाई उससे क्या हुआ, नॉर्मल टीवी का जो क्यू फैक्टर होता है वो होता है बहुत कम। तो उससे क्या हो रहा है कि आपने टीवी को कह तो दिया कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने टीवी को कहा कि जैसे जो 105 नंबर चैनल है, लेट अस से इट करेस्पॉन्ड्स टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्योंकि टीवी का क्यू फैक्टर कम है तो वो क्या करता है, 500 हर्ट्ज से लेट से प्लस माइनस 100 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी भी उसने मिक्स कर ली, पिक कर ली। तो जो आपको दिख रहा है वो 400 हर्ट्ज से लेके 600 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो हो सकता है कि कभी क्लियर दिख जाए, कभी क्लियर ना दिखे। अब व्हाट डज टाटा स्काई डू, या अब केबल वालों का भी शुरू हो गया है, उसने वायर नहीं चेंज की, वायर तो जो आ रही थी वही आ रही है ना, उसने टीवी चेंज किया। उसने क्या किया, बीच में एक बॉक्स लगा दिया जिसको हमने बोल दिया सेट टॉप बॉक्स। अब ये सेट टॉप बॉक्स का काम क्या है, दिस इज जस्ट फॉर अ नॉलेज बच्चों, ये कोई आएगा नहीं कहीं। दिस इंक्रीजेस क्यू। इनफैक्ट जब हम बच्चों किसी के आगे, वर्ड के आगे डिजिटल लगा देते हैं ना, डिजिटल का मतलब ये हो जाता है कि उस केस में जो ग्राफ बनता है ना वो ऑलमोस्ट ऐसा ही बन जाता है, सिंगल लाइन। मतलब दिस इज अ वेरी सिलेक्टिव डिवाइस। ये बिल्कुल अगर इसको 500 हर्ट्ज मिलेगी ये उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इससे क्या हो जाता है, अब ये अब हम सबको पता है, कभी टाटा स्काई में ऐसा देखा है कि चैनल क्लियर ना आ रहा हो? टाटा स्काई में क्या होता है, मतलब या तो बिल्कुल क्लियर आ रहा होता है या क्या होता है, वो आना ही बंद हो जाता है ना। तो बस उसको तो या तो बिल्कुल जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है वो चाहिए, उसके आसपास वाली होगी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। राइट, तो अगेन ये एक अब ट्रेड ऑफ है कि भाई अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिर अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई पीछे से तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिर ये नहीं होगा कि आप कहो कि चल थोड़ा सा धुंधला दिख जाए बट कुछ तो दिखे, बट वो पॉसिबल नहीं। ओके, तो हमें सारी पता ही है, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब इसका फिगर क्या है एग्जैक्टली।
ये फिगर ड्रॉ करो बच्चों। तो वर्किंग सिंपल है हाँ? ये जो कॉइल है ये घूमती है, कॉइल घूम रही है तो उसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है तो उस कारण से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। हाँ बच्चों ड्रॉ करना है ये, मुझे लगा आप ड्रॉ कर चुके, आप तो भी पूछ ही रहे हो। बस ये लास्ट है जनरेटर वाला, और कुछ नहीं है इसमें। चैप्टर इज ओवर। तो यहाँ पे बच्चों दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक देखो स्लिप रिंग्स और एक कार्बन ब्रशेस। स्लिप रिंग्स का क्या काम हुआ? स्लिप रिंग्स की हेल्प से ऐसा हो रहा है, आप देखो कि जब वो कॉइल घूमेगी तो उस कॉइल का जो एंड है वो हमेशा उसको टच करता रहेगा ना रिंग को। कॉइल तो गोल घूम रही है, तो जब कॉइल घूम रही है तो हम चाहते हैं कि स्टिल उसका एक्सटर्नल सर्किट के साथ कांटेक्ट बना रहे, तो उसके लिए हमें रिंग चाहिए। तो स्लिप रिंग का काम लिख लो बच्चों, क्या है? टू मेंटेन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द कॉइल। फिर ये जो कार्बन ब्रशेस हैं उनका क्या काम है? दिस इज फॉर योर बोर्ड्स ओनली, नो यूज। शोभित फिर क्यों लगाए हैं ये ब्रशेस? बेसिकली इनका काम क्या है कि दे आर ट्रांसफरिंग करंट फ्रॉम द स्लिप रिंग टू द एक्सटर्नल सर्किट।
राइट। नहीं तो सिंपल वायर के कंपैरिजन में ब्रश का ये फायदा ना कि इसका ये कांटेक्ट एरिया ज्यादा हो गया यहाँ पे रिंग के साथ। राइट। बस आगे बचो, इसकी वर्किंग में क्या लिखना है? वही बस कि जो हमने पहले लिखा था एसी जनरेटर में बचो। कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स है NAB cos थीटा, EMF हो जाएगी माइनस d∅dt। NAB ओमेगा sin ओमेगा t। राइट। तो बस ये सिंपल सा ही केस है। तो बच्चों मतलब अ, अगर मतलब कोई आता ही है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो जैसे एक गैल्वेनोमीटर है, उस पे आता है ना, एक जनरेटर हो गया और एक ट्रांसफार्मर हो गया। तो आप देख सकते हो कि जनरेटर या ट्रांसफार्मर दोनों ही ज्यादा इजी हैं कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। उसमें थोड़ा ज्यादा कुछ है डिस्क्राइब करने वाला। ठीक है बच्चों, चलो बस दैट्स इट। एक तो हमें बच्चों डिस्कशन रखनी है ना, पुरानी जो पड़ी हुई है अपनी मैग्नेटिज्म वाली भी और इसकी भी। 1 मिनट अभी टाइम फिक्स कर ही लेते हैं, फिर मिस हो जाती है। अगला चैप्टर EM वेव्स है। नहीं मैग्नेटिज्म वाली तो खत्म कर लेना डिस्कशन। हाँ EM वेव्स तो AC से भी छोटा है, मतलब 2 या 3 लेक्चर्स। हमारी बच्चों कौन कौन सी पेंडिंग पड़ी है मैग्नेटिज्म में? क्या पड़ा है पेंडिंग? एक्सरसाइज 3B, EMI में। थ्री ए का कुछ पार्ट डिस्कस हो चुका है ना EMI में। तो ये दोनों ही रात का कोई टाइम रख लें अगर सूट करता है। 11:30 से। या जल्दी सोते हो? अच्छा सुबह आपकी क्लास भी तो होती है, राइट।
फिर बच्चों ये फ्राइडे करेंगे हम। फ्राइडे 3 PM। नहीं तो एग्जाम है तो क्या हो गया? अच्छा उसी टाइम पे 3 बजे ही है ये कह रहे हो? ओके या थर्सडे रख लो या सैटरडे रख लो, बताओ। सैटरडे कोई टाइम रखना है, सैटरडे रख लो 11 बजे। चल सैटरडे कर लो फिर। ठीक है सैटरडे 11 बजे मैं मैसेज कर दूंगा। ओके चलो। ओके बच्चों, उस दिन मैं मैग्नेटिज्म और ईएमआई करूंगा। जो बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है वो करोगे? उसकी जरूरत नहीं है, वो तो एडवांस में वैसे भी नहीं आता ना, और मेंस वाला जो पार्ट है वो कट ही गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला छोड़ दो बच्चों, बूस्टर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ईएमआई पूरा करूंगा मैं जो भी बचा हुआ है। चलो ओके।